हेलो स्टूडेंट्स। मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2। यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आज आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका मानव संसाधन प्रबंधन का परिचय, यानी एचआरएम को आज हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के। तो अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो आपका मानव संसाधन प्रबंधन जो है, यानी कि आपका एचआरएम जो है, उसका इंट्रो हम जानने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंट्रो की अगर हम बात करें तो एचआरएम आपका क्या होता है, एक संगठन का महत्वपूर्ण काम होता है जो कर्मचारियों की भर्ती करता है, उनका विकास करता है, प्रेरणा देता है उन्हें और काम के प्रभावी उपयोग से भी संबंधित होता है। और ये साथ में ये भी सुनिश्चित करता है कि संगठन में सही व्यक्ति सही समय पर सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी एचआरएम, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एचआरएम हमने यूनिट नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस करा था। जो आपका एचआरएम होता है वो क्या होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए आपका जो सिलेक्ट करना होता है, उसका सिलेक्शन करना होता है और साथ में उसका जो परफॉर्मेंस है उससे बेस्ट परफॉर्मेंस लेना होता है किसी भी संगठन को। और साथ ही साथ कर्मचारी जो होता है, वो जो वर्कर्स होता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट भी होता है, उसको मोटिवेशन भी मिलता है और साथ में कंपनी भी साथ ही साथ ग्रो करती है। तो वही आपका एचआरएम कहलाता है। और ये क्या करता है, सही समय पर सही व्यक्ति से क्या करता है, सही कार्य कर रहा हो, यानी कि जैसा मैंने भी आपको बताया, राइट पर्सन को, ठीक है, राइट जॉब के लिए क्या करना, आपका सिलेक्ट करना। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरएम के अर्थ की। एचआरएम का अर्थ क्या है कि ये संगठन में कार्यरत जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका योजनाबद्ध और प्रभावी प्रबंधन करना होता है, ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त आसानी से किया जा सके। यानी एचआरएम का अर्थ क्या हुआ कि लोगों को मैनेज करना। कोई भी कंपनी जो है, कोई भी संगठन जो है, वो जितने भी उसके संगठन के अंदर जितने भी कार्यरत कर्मचारी है, जितने भी वर्कर्स हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका इस तरीके से मैनेजमेंट करना, लोगों का इस तरीके से मैनेजमेंट करना, ताकि जो आपकी कंपनी के जो गोल्स है, जो लक्ष्य है संगठन के, उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। वही आपका एचआरएम का अर्थ कहलाता है। अब हम बात करते हैं एचआरएम की परिभाषा की। तो एचआरएम वह प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास मूल्यांकन सभी होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया इंट्रो में। तो एचआरएम की परिभाषा भी यही कहती है कि कर्मचारियों की भर्ती करना, चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनका विकास करना ही आपका क्या कहलाता है, एचआरएम कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की, तो एचआरएम के उद्देश्य क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं एक बार। तो एचआरएम के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसको हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस करा था। तो एचआरएम का उद्देश्य क्या है कि योग्य और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी कंपनी क्या करती है, कोई भी संगठन क्या करता है, वो चेक करता है कि उसके पास कितने योग्य और कितने कुशल कर्मचारी हैं। उसके बाद कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है वो ट्रेनिंग के थ्रू। फिर जो भी आपके कर्मचारी होते हैं उन्हें संतुष्ट और प्रेरित करना होता है, जिसमें आपका सैलरी और बोनस और रिवॉर्ड आते हैं, कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कर्मचारी जो होते हैं आपके वो सेटिस्फाई होते हैं और प्रेरित होते हैं, यानी मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। साथ ही आपका जो संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना इसमें शामिल होता है, यानी जो भी आपके कंपनी के गोल्स होते हैं, ओरिएंटेड गोल्स जो भी होते हैं, उनको प्राप्त करना ही आपका एचआरएम का उद्देश्य होता है। और साथ ही कर्मचारी और प्रबंधन के बीच में एक अच्छा संबंध बनाना भी आपका इसका उद्देश्य है एचआरएम का। अब हम बात करते हैं एचआरएम के कार्यों की। तो एचआरएम के जो कार्य हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड आपका किया गया है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो किस तरीके से किया गया है कि अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो पहले पॉइंट के अंदर आपका क्या दिया गया है कि पहला पॉइंट जो कहता है वो आपका है प्रबंधनीय प्रबंधकीय कार्य की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि
इसके अंदर ना सबसे पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि योजना बनाना, प्लानिंग करना, यानी कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, कार्य को प्रबंध करना यानी मैनेज करना काम को। तो जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है, योजना बनाना यानी प्लानिंग करना। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों की जरूरत से पहले ही अंदाजा लगा लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी स्कूल है, स्कूल को पता है कि अगले साल बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो वो पहले से ही क्या कर लेता है, नए टीचर को हायर कर लेता है। ठीक है, नए टीचर को हायर करने की प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। तो इससे क्या हमें समझ में आया इस पॉइंट से कि आपके काम को मैनेज करने के लिए कोई भी संगठन जो है वो मैनेजरियल फंक्शन जो उसके होते हैं वो पहले से ही प्लानिंग के थ्रू डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में, अगले साल में या 6 महीने बाद हमें जो है हमारे जो कंपनी के लिए कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी, ये पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है। उसके बाद है आपका संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कार्यों का विभाजन करता है और व्यवस्था उसकी करता है। यानी अगर सिंपल भाषा में समझे तो कोई भी संगठन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, काम को आपके बांट देता है, कार्यों का विभाजन कर देता है, सही तरीके से उसे व्यवस्थित कर देता है, यानी सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप आपके जितने भी काम होते हैं सही तरीके से उसे व्यवस्थित कर देता है। इसको भी अगर एग्जाम्पल से समझे तो कंपनी के अंदर अगर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर आपका जो एचआर होता है, एचआर अलग आपके डिपार्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, और जो आपके सेल्स होते हैं वो अलग डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, अकाउंट्स अलग डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। तो हर जो आपका डिपार्टमेंट होता है ना, उसको अलग अलग काम दे दिया जाता है, वही आपका संगठन कहलाता है। ठीक है, अलग अलग जो संगठन होते हैं आपके, वो काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम भी आपके कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, वही आपका संगठन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्देशन की यानी डायरेक्शन की नहीं, डायरेक्ट की, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि कर्मचारियों का मार्गदर्शन होता है इसके अंदर। अगर हम निर्देशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों को ना एक सही दिशा दी जाती है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई सपोज दैट कोई मैनेजर है, ठीक है, वो अपने स्टाफ को बताता है कि काम कैसा वो काम कैसा करना है, मतलब काम कैसे करना है, और उसको मोटिवेट भी करता है। ठीक है, यानी निर्देशन मतलब एक डायरेक्शन मिलना, एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को एक सही डायरेक्शन मिलना। एग्जाम्पल से मैंने आपको बता ही दिया कि कोई कंपनी का मैनेजर है तो वो अपने स्टाफ को बताता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से कंपनी को ग्रो करना है। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि जितने भी आपके वर्कर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें एक मोटिवेशन भी मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नियंत्रण की, जिसको हम कंट्रोलिंग के नाम से जानते हैं। कार्य की निगरानी करना और सुधार करना, यानी कोई भी काम की निगरानी करना और उसकी गलती में सुधार करना, वही आपका नियंत्रण कहलाता है। जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो कोई भी एम्प्लॉय है वो सही से काम नहीं कर रहा है, नहीं कर पाता है, या उससे कोई गलती हो जाती है, तो मैनेजर उसे सुधारने के लिए अपनी फीडबैक देता है, वही आपका कंट्रोलिंग यानी आपका नियंत्रण कहलाता है। तो ये था आपका प्रबंधनीय कार्य। अब हम बात करते हैं संचालनात्मक कार्य। तो अगर हम संचालन की बात करें, संचालन आत्मक कार्य की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है भर्ती और चयन। भर्ती और चयन में क्या होता है कि सही लोगों को नौकरी के लिए आपका चुना जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो किसी कंपनी में कोई अगर इंटरव्यू है, ठीक है, तो कोई कंपनी है, उसको अपने कंपनी के लिए कैंडिडेट्स को हायर करना है। तो कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए वो क्या करती है, इंटरव्यू रखती है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद जो भी आपके बेस्ट जो कैंडिडेट होते हैं उनको फिर वो क्या करती है, कंपनी जॉब देती है। तो वही आपका भर्ती और चयन के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण और विकास की बात करें तो कर्मचारियों की जो स्किल्स होती है ना, जो आपके कौशल होते हैं, उनको क्या करना, कर्मचारियों को नए कौशल सिखाना या नई स्किल्स को सिखाना ही आपका प्रशिक्षण और विकास में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एम्प्लॉय है, कोई एक नया एम्प्लॉय है, उसको ट्रेनिंग देना कि मशीन कैसे चलानी है या किसी सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, वो ही आपका प्रशिक्षण और विकास में आता है। वही हम बात करते हैं वेतन और परिश्रमिक की। तो अगर वेतन और परिश्रमिक की बात करें तो कर्मचारियों के काम के अनुसार उनका जो वेतन होता है यानी जो सैलरी होती है, और परिश्रमिक यानी जो उनके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, उनको देना, यानी जो आपके कर्मचारी हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी देना और उनको बेनिफिट्स देना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है, वो हर महीने सैलरी देती है और अच्छा काम करने पे फिर बोनस भी देती है, तो वो आपका बेनिफिट में आ गया। तो इसी तरीके से आपका वेतन और पारिश्रमिक होता है। उसके बाद है प्रदर्शन मूल्यांकन, जिसके अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई मैनेजर है, मैनेजर देखता है कि कोई एम्प्लॉय कितना अच्छे से काम कर रहा है,
उसी के आधार पे फिर वो क्या करता है, उसका प्रमोशन करता है या फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो वही आपका प्रदर्शन मूल्यांकन में आता है। फिर हम बात करते हैं आपका कर्मचारी कल्याण की। कर्मचारी कल्याण की बात करें तो इसमें कर्मचारी जितने भी होते हैं उनकी सुविधा के लिए और उनकी भलाई का इसमें ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे कोई कंपनी है, तो कोई भी अगर एम्प्लॉय है, कोई भी वर्कर है, उसको कंपनी क्या करती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिट नंबर 1 में, उसको इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, ठीक है। उसकी जितनी भी छुट्टियां होती है, लीव्स जो होती हैं वो दी जाती है, और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी उसे दिया जाता है। तो वही आपका कर्मचारी कल्याण कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी होती है और जो कर्मचारी होते हैं, इन दोनों के बीच में एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाए रखना ही आपका औद्योगिक संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई वर्कर है और कोई मैनेजमेंट है, ठीक है, वर्कर और मैनेजमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एचआर क्या करता है, उसे सुलझाता है ताकि काम जो है आपका वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलता रहे, किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी ना आए। तो वही आपका औद्योगिक संबंध में आता है। अब हम बात करते हैं एचआरएम के महत्व की, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एचआरएम की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये संगठन को सही कर्मचारी उपलब्ध कराने में मदद करता है। यानी एचआरएम सही लोगों को सही जगह के लिए क्या करता है, सिलेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं नियुक्त करता है, जिससे जो काम की जो आपकी एफिशिएंसी है वो होती है। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, स्कूल में कोई एचआर है, ठीक है, एचआर क्या कर रहा है कि सही सब्जेक्ट के लिए, कोई भी एक सब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं प्रिंसिपल है या एचआर है, वो क्या कर रहा है किसी एक सही सब्जेक्ट के लिए टीचर को हायर कर रहा है, जिससे बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले, अच्छे से बच्चों को एजुकेशन मिले, समझ सकें बच्चे आसानी से। तो वही आपका किस में आता है, संगठन को सही कर्मचारी उपलब्ध कराने में आता है। यानी कोई भी कंपनी को एक बेस्ट जो आपका एम्प्लॉय होता है, वर्क के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग, वही आपका इसमें आता है, संगठन को सही कर्मचारी उपलब्ध कराने में। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कर्मचारियों की उत्पादकता की। तो अगर हम कर्मचारी की उत्पादकता की बात करें तो इसके अंदर जो भी आपके कर्मचारी होते हैं वो क्या करता है, इसमें इम्पोर्टेंस में आपकी उत्पादकता को भी बढ़ाता है, कार्यस्थल पर अनुशासन भी होता है, यानी डिसिप्लिन भी आपका इसमें मैनेज किया जाता है, कर्मचारियों की संतुष्टि और मनोबल को भी ये बढ़ाता है, और संगठन की जो सफलता होती है उसमें भी योगदान देता है, यानी कंपनी को सक्सेस दिलाने में या ग्रो करने में भी ये आपकी मदद करता है। अब हम बात करते हैं एचआरएम का दायरा। अगर हम एचआरएम के दायरे की बात करें तो एचआरएम के दायरे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका दायरा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें कर्मचारियों की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना वो सब आती हैं, सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है पॉइंट में कि मानव संसाधन योजना। अगर हम मानव संसाधन योजना की बात करें, यानी जो आपका हम जिसको हम एचआर प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि कितने और कैसे एम्प्लॉय की हमें हमारी कंपनी को जरूरत है, उसी का हम क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं, ठीक है, कि कंपनी को कैसे एम्प्लॉयज़ की जरूरत है, किसकी नीड है, कौन से एम्प्लॉयज़ की नीड है, उसी के अकॉर्डिंग ही एचआर पहले से ही प्लानिंग कर लेता है, ठीक है। और फिर कंपनी क्या करती है, पहले से डिसाइड कर लेती है अगले 10 साल तक उसको नए एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो इसी के ऊपर बेस्ड ही फिर वो क्या करती है, अपनी योजना बनाती है। फिर आता है आपका भर्ती और चयन। भर्ती और चयन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि सही लोगों को नौकरी के लिए चुनना। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कंपनी इंटरव्यू लेके अपने बेस्ट कैंडिडेट को हायर करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद है आपका प्रशिक्षण और विकास। इसमें कर्मचारियों को नई स्किल सिखाई जाती है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको नए कौशल सिखाए जाते हैं, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है, ठीक है, और ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उनका जो काम है उन्हें पता चलता है कि उन्हें काम कैसे करना है, किस तरीके से उन्हें करना है। उसके बाद है वेतन और लाभ। वेतन और लाभ की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉय को सैलरी, बोनस और जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, बोनस हो गया, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रदर्शन मूल्यांकन। इसके अंदर भी क्या होता है कि एम्प्लॉय के काम को चेक करना होता है कि किस तरीके से उसका जो परफॉर्मेंस है वो है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस है या कैसा परफॉर्मेंस है या सुधार की जरूरत है। तो इसके अंदर एम्प्लॉय के काम को चेक किया जाता है कि उसका जो काम है वो किस तरीके से वो कर रहा है, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, और इसी के बेस्ड पे फिर मैनेजर, अगर मैनेजर को लगता है कि अच्छा काम कर रहा है तो उसका फिर प्रमोशन भी होता है और उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका कर्मचारी संबंध। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो मैनेजमेंट होते हैं, इनके बीच के जो रिलेशन होते हैं उन्हें अच्छे से बनाए रखना। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो आपके एचआर से रिलेटेड जितने भी आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी जितने भी आपके झगड़े होते हैं, उसको सॉल्व करता है कौन, एचआर करता है, ताकि आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलता रहे। वही हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका श्रम कानून और सुरक्षा।
तो ये क्या कहता है कि कर्मचारियों को ना एक सेफ्टी दी जाती है और जितने भी आपके लॉज होते हैं, जितने भी आपके कानून होते हैं, उसका इसमें क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। ठीक है, फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर हम बात करें किसी फैक्ट्री की, ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है या नहीं होता है, और उसके जितने भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना ही आपका श्रम कानून और सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये था आपका एचआरएम का दायरा। अब हम एचआरएम के सिद्धांत की बात करते हैं। तो अगर हम एचआरएम के सिद्धांत की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि सही व्यक्ति को सही काम पे लगाना और कर्मचारियों के साथ समान रूप से व्यवहार करना, यानी इक्वल बिहेवियर इसके अंदर आता है, आपका इक्वालिटी आती है। इसका प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ एक इक्वालिटी बनाए रखना, समान रूप से व्यवहार करना, कर्मचारियों को विकास के अवसर देना, उनको प्रेरणा देना, सहभागिता बढ़ाना, पारदर्शिता और न्याय बनाए रखना। फिर हम बात करते हैं एचआरएम के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। तो अगर हम एचआरएम के सामने चुनौतियों की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका योग्य कर्मचारियों की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तकनीकी परिवर्तन अचानक से होता है, यानी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो नए कर्मचारी जो होते हैं उन्हें सिखाने में बहुत समय लगता है। ये भी एचआरएम के सामने क्या है, एक चुनौती है। कर्मचारियों की अपेक्षा में वृद्धि होती है, यानी जितनी भी आपकी हम कह सकते हैं जितनी भी आपकी कर्मचारियों की अपेक्षा होती है, ठीक है, जितनी भी आपकी डिजायर होती है वर्कर्स की, उनमें क्या होती है फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको वृद्धि देखने को मिलती है। कार्यस्थल पर विविधता देखने को मिलती है, यानी आपके वर्किंग प्लेस पे जितनी भी आपकी डाइवर्सिटी है उसको भी क्या किया जाता है, वो भी क्या है आपकी एक एचआरएम के सामने चुनौती है। कर्मचारियों की संतुष्टि बनाए रखना, यानी कर्मचारियों को, यानी आपके एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को क्या रखना, एकदम सेटिस्फाई रखना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में एचआर मैनेजर है, ठीक है, नए कर्मचारियों की भर्ती करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करता है। इससे कंपनी की जो उत्पादकता है वो बढ़ती है, यानी प्रोडक्टिविटी इसमें इंक्रीज होती है किसी भी कंपनी की। तो ये था आपकी एचआरएम के सामने चुनौतियां। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो अगर हम इस चैप्टर के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि मानव संसाधन प्रबंधन संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कर्मचारियों के सही उपयोग और विकास पे केंद्रित होता है। ये संगठन और कर्मचारी दोनों के ही विकास में आपका सहायक होता है, यानी आपका जो एचआरएम है वो एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भाग है और साथ ही साथ ये कर्मचारियों का सही उपयोग और डेवलपमेंट पे भी बेस्ड होता है, केंद्रित होता है। और साथ में जो आपका संगठन है, जो कर्मचारी है, इन दोनों का भी इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, जिसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट के साथ। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।